नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 में अध्याय 2 की, जिसका नाम है यूनिट के नाम पर ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। दोस्तों, इस पुस्तक में यह एक बहुत बड़ा अध्याय या चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं, उसके उपयोग क्या होते हैं, कंप्यूटर की सीमाएं क्या होती हैं। इसके साथ साथ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करेंगे और फिर अंत में एज यूजुअल हम प्रश्न पुस्तिका या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, हमारे द्वारा आपके लिए कंप्यूटर की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें कुल 84 वीडियो हैं। यदि आप कंप्यूटर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर यूनिट में आपके लिए जो कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा वह हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ाया जाएगा। यदि आप विस्तार से एक एक पहलू पर गहन विश्लेषण चाहते हैं, गहन चर्चा चाहते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में कंप्यूटर वाली सीरीज़ को कंप्लीट देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम कंप्यूटर से। दोस्तों, कंप्यूटर एक लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है। ध्यान रखना है, कंप्यूटर लैटिन शब्द से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसलिए कंप्यूटर को हम गणक यंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कंप्यूट शब्द है वह लैटिन भाषा का है और लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है गणना करना। इसलिए कंप्यूटर को कहा जाता है गणक यंत्र। दोस्तों, यदि इसका अर्थ गणना करना नहीं होता फिर भी हम कंप्यूटर को गणक यंत्र कहते, क्योंकि अल्टीमेटली यह अलग अलग प्रकार की मैथमेटिकल लॉजिकल गणनाएं भी तो करता है। लेकिन दोस्तों, जब इसका नाम कंप्यूटर रखा गया होगा तो इस शब्द के आधार पर इसलिए रखा गया होगा क्योंकि इसका काम करना ही गणना करना है। तो यहाँ से आप ध्यान रखें, कंप्यूटर को हम गणक यंत्र भी कहते हैं। लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हमने कंप्यूटर शब्द को बनाया है। चलिए बात करते हैं अगले बिंदु की। दोस्तों, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, प्रश्न उठता है, अपरिष्कृत आंकड़े क्या कहलाते हैं? दोस्तों, ऐसे आंकड़े जो अस्त व्यस्त हों, जो अव्यवस्थित रूप से हों, उन अव्यवस्थित आंकड़ों को, उन अव्यवस्थित काम को हम कंप्यूटर के माध्यम से प्रोग्राम के नियंत्रण में, दोस्तों हर काम कंप्यूटर किसी न किसी प्रोग्राम के अंडर में करता है, तो प्रोग्राम के नियंत्रण में उन सभी आंकड़ों को अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। और कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हम सभी जानते हैं कंप्यूटर बिजली से चलने वाला एक यंत्र है। दोस्तों, कंप्यूटर का फुल फॉर्म यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन और रिसर्च होता है। आपको इस फुल फॉर्म को ध्यान रखना है। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एजुकेशन, देन R फॉर रिसर्च। दोस्तों, कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। एक बात और, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इतनी चीज़ें आप याद रख लें। कंप्यूटर का पितामह कौन है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को मनाते हैं। इतनी चीज़ें याद रखें। अब हमें चर्चा करनी है कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रथम जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। विश्व का प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? तो दोस्तों, प्रथम गणना यंत्र था अबेकस। अबेकस का उपयोग हम सभी जानते हैं, बच्चे भी करते हैं इस प्रकार से एक
डिवाइस होता है जिसमें इस प्रकार से मोती लगे हुए होते हैं, इनको ऊपर नीचे करके कैलकुलेशन किया जाता है। तो दोस्तों दुनिया का प्रथम गणना यंत्र था अबेकस। प्रथम मैकेनिकल एडिंग यंत्र कौन सा था? पास्कल लाइन। सिर्फ गणना यंत्र आपसे पूछे तब आपको लगाना है अबेकस था, लेकिन यदि कोई पूछे प्रथम मैकेनिकल एडिंग यंत्र कौन सा था तो वह है पास्कल लाइन। आप एमपी से याद कर लें, मैकेनिकल गणना यंत्र पास्कल लाइन या मैकेनिकल एडिंग मशीन पास्कल लाइन। एमपी से इसलिए याद करें क्योंकि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एम फॉर मैकेनिकल यंत्र, पी फॉर पास्कल, नेमोनिक्स बना के याद करें यदि आपको डायरेक्ट याद नहीं होता तो। फिर दोस्तों विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कौन थी? तो लेडी एडा अगस्ता, दुनिया की पहली प्रोग्रामर। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिहाज से। लेडी एडा अगस्ता एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्ता। फिर दुनिया का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन था। जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन था। आपको ध्यान रखना है, जनरल पर्पस कंप्यूटर, एनालिटिकल इंजन। विश्व का पहला प्रोग्रामिंग यंत्र कौन सा था? तो दोस्तों दुनिया का पहला प्रोग्रामिंग यंत्र भी इस पुस्तक में एनालिटिकल इंजन ही दिया हुआ है। विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र कौन सा था? तो दोस्तों वह था मार्क 1। याद रखें, विश्व का प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? तो वह था अबेकस। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सी थी या यंत्र कौन सा था? तो वो था पास्कल लाइन। पहली प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन। अब बात की जा रही है पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र कौन सा था दोस्तों? वह था मार्क 1। ध्यान से आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर दोस्तों पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एबीसी, जिसका पूरा नाम भी आप ध्यान रखें, एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर। एबीसी, एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर। आप ऐसे याद रखें, एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर क्या था? पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। कर लें तो ए बी सी डी ई, आपको सीक्वेंस में चीज़ें याद हो जाएंगी। ए बी सी डी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इस तरीके से आप नेमोनिक्स बना के याद करें। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी था, एटनसॉफ बेरी कंप्यूटर था। विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों एनायक था। दोस्तों एनायक का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ENIAC, इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर था एडवेक। विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था यूनिवैक। दोस्तों यूनिवैक को GEC के द्वारा बनाया गया था। GEC का पूरा नाम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन है। दुनिया का प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था एप्पल 2। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है क्रेवन। इसको भी आप ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर ओसबॉर्न फर्स्ट। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको कन्फ्यूज़न होगा, संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर था एडवेक और पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एनायक। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं इनके फुल फॉर्म की। दोस्तों एनायक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म से सीधा प्रश्न आएगा। एनायक का फुल फॉर्म क्या है? ENIAC। इसका फुल फॉर्म E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर, C फॉर कंप्यूटर। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर याद रखना है। फिर दोस्तों एडवेक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक का फुल फॉर्म है। इसी प्रकार से एडसेक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर C फॉर कैलकुलेटर है, ना कि कंप्यूटर एडसेक में।
सी फॉर कैलकुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर दोस्तों बात आती है यूनिवैक की। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बड़ा ही आसान सा फुल फॉर्म है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक का फुल फॉर्म है। यूनिवैक को किसने बनाया था दोस्तों? जीईसी जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया था और यह दुनिया का पहला व्यापारिक कंप्यूटर था। इतनी चीज़ें आप ध्यान रख लेना। इसके बाद फिर आपके लिए यहाँ पर मोटिवेशन के लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। फिर दोस्तों अब हमें आगे चर्चा करनी है कंप्यूटर के कार्य की। कंप्यूटर कौन कौन से बेसिक कार्य करता है हम सभी जानते हैं। क्या करता है? डाटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है। दोस्तों कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा डाटा एंट्री किया जाता है और जो डाटा एंट्री किया जाता है उसे हम रॉ डाटा कहते हैं, जिस पर प्रोसेसिंग की जानी होती है। इस डाटा को इनपुट डाटा कहते हैं। यदि आप कंप्यूटर में डाटा को भेज रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको किसी न किसी रूप में प्रोसेस करना ही चाहते होंगे। तो दोस्तों उस कंटेक्स्ट में उसको हम रॉ डाटा कह देते हैं। और आपने इनपुट किया है तो उसको फिर हम इनपुट डाटा भी कहते हैं। इसके लिए दोस्तों इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस आदि का उपयोग किया जाता है। ऐसे सभी डिवाइस जिनसे हम कंप्यूटर में डाटा को भेजते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। फिर डाटा प्रोसेसिंग, दोस्तों निर्देशों का एग्जीक्यूशन करके डाटा को सूचना में बदलने के लिए की गई गणना डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। जो भी निर्देश कंप्यूटर को दिए गए उन निर्देशों का क्रियान्वयन करके जब कंप्यूटर डाटा को सूचनाओं में बदलता है और डाटा को सूचनाओं में बदलने के लिए जो भी प्रक्रिया, जो भी गणनाएं, जो भी कैलकुलेशन कंप्यूटर के द्वारा की जाती हैं उसी को हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। और दोस्तों यह प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर में संपन्न होती है। याद रखना है, जो डाटा प्रोसेसिंग होती है वो माइक्रो प्रोसेसर में संपन्न होती है। फिर बारी आती है डाटा आउटपुट की। दोस्तों प्रोसेसिंग से प्राप्त सूचनाओं को यूज़र के सामने डिस्प्ले करना डाटा आउटपुट कहलाता है। इसके लिए आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, मॉनिटर और स्पीकर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। यदि आपको इन दोनों में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में बेसिक डिफरेंस पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर बारी आती है डाटा स्टोरेज की। दोस्तों डाटा और प्रोग्राम को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करना डाटा स्टोरेज कहलाता है। डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, डाटा दो प्रकार से स्टोर कर सकते हैं। स्थायी रूप से आप डाटा को स्टोर करते हैं और अस्थायी रूप से करते हैं। दोस्तों डाटा को जब स्थायी रूप से आप स्टोर करना चाहते हैं तब आपके लिए डाटा को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना होता है। उस सेकेंडरी मेमोरी में डाटा हार्ड डिस्क के रूप में स्टोर होता है या सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हम हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, आप सोचें स्थायी और अस्थायी में स्थायी ज़्यादा भारी भरकम शब्द लग रहा है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी में होना चाहिए डाटा को, लेकिन नहीं दोस्तों, स्थायी डाटा को द्वितीयक मेमोरी में हम स्टोर करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क आदि का उपयोग किया जाता है। मेमोरी में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, द्वितीयक मेमोरी क्या होती है, इनके प्रकारों की चर्चा भी हमें करनी है। फिर दोस्तों अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का उपयोग होता है। प्राइमरी मेमोरी की सारी प्रक्रिया की भी चर्चा हमें करनी है, बस आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। और यदि आपको हमारे वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। अपने जीवन का बहुत कीमती समय हम आपके लिए इन वीडियोस को बनाने में, इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने में लगा रहे हैं। और यदि आपको वीडियो से बेनिफिट होता है तब आप हमारे वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। अदरवाइज यदि आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है तो फिर हमारे समय का आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, तो फिर सपोर्ट वैसे भी नहीं बनता। लेकिन यदि बेनिफिट होता है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब बारी आती है कंप्यूटर की पीढ़ियों पर एक नज़र में बात करने की। तो अब तक कुल 5 पीढ़ियां हमारे सामने हैं। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी।
अब सबका अलग अलग कार्यकाल है, तो इनको याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सेम तरीका मैंने आपके लिए कंप्यूटर की वीडियो सीरीज में भी बताया था। आपको इस तरीके से ये सन याद करने हैं। 1942 1942, 1956, 1966, 1976, 1990। आपको सिर्फ 5 सन याद करने और याद करना काफ़ी आसान है। 42 के बाद सबको पहली पीढ़ी याद हो जाएगी, 42 से शुरुआत हुई थी। फिर 56, 66, 76 ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद करना। फिर 1990, तो 42, 56, 66, 76, 1990। 42, 56, 66, 76, 1990 बहुत ही आसानी से आपको याद हो गए, है ना। और 42 में प्रथम पीढ़ी शुरू हुई थी, 56 में द्वितीय पीढ़ी, 66 में तृतीय पीढ़ी, 76 में चतुर्थ पीढ़ी और 90 में पंचम पीढ़ी की शुरुआत हुई थी या आगाज हुआ था। अब दोस्तों बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है, यदि पहली पीढ़ी 1942 में शुरू हुई और दूसरी पीढ़ी 1956 में शुरू हुई, जो कि आपको याद है, तो पहली पीढ़ी कब खत्म हुई होगी? 1955 में। अब दूसरी पीढ़ी 1956 में शुरू हुई और तीसरी 1966 में हुई, तो 1965 तक दूसरी चली होगी, तब तो तीसरी 1966 में शुरू हुई। अब चौथी 1976 में चालू हुई, तो तीसरी कब तक चली होगी? 75 तक चली होगी। इसी प्रकार से पांचवी पीढ़ी 1990 में चालू हुई, तो चौथी कहाँ तक चली होगी? 1989 तक चली होगी। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बोलोगे सर ये पांचवी पीढ़ी का क्या करें, कहाँ तक चली? तो दोस्तों ये आज भी चली आ रही है। वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की, वह पांचवी पीढ़ी है। उम्मीद है अब आपके लिए ये सन वाला जो कॉलम या सेगमेंट है सारा क्लियर होगा। आपको सिर्फ 1942, 56, 66, 76, 1990 इन 5 सन को बस ध्यान रखना है। आपको याद भी नहीं करना पड़ा होगा, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो गई होंगी। फिर बात करनी है मुख्य हार्डवेयर की, तो आपको इसको भी डायरेक्टली याद करना है। पहले में हम निर्वात ट्यूब का उपयोग करते थे, दूसरे में ट्रांजिस्टर का, तीसरे में आईसी, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर आया। आप ऐसा याद कर लें, बीच वाली जो पीढ़ी में हम आईसी का उपयोग करते थे, इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल और बाकी सारी चीज़ें चली, है ना। तो आपको शुरुआत की 4 चीज़ें याद रखनी है। पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का उपयोग, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में आईसी का, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग चालू हुआ। ध्यान रहेगा, पहली पीढ़ी निर्वात ट्यूब, दूसरी ट्रांजिस्टर, तीसरी आईसी, चौथा माइक्रो प्रोसेसर, फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल, सुपर लार्ज स्केल। ये सारी चीज़ें दोस्तों अभी वर्तमान की हैं, इनको भी आप ध्यान रख लें। ये आप कॉमन सेंस से लगा लेंगे, है ना। फिर दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वहाँ पर मशीनी भाषा का उपयोग करते थे, जो काफ़ी डिफिकल्ट होती थी। या तो कंप्यूटर की वीडियो सीरीज में समझ लें क्यों डिफिकल्ट होती थी, किसे हम उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं, किसे निम्न स्तरीय कहते हैं, या फिर थोड़ा आप धैर्य रखें, आगे चल के इस पर भी हमारी चर्चा होने वाली है। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा बाइनरी संख्या 0-1 का उपयोग करते थे, दूसरी पीढ़ी में असेंबलर कंपाइलर आए, तीसरी पीढ़ी में इंटरप्रेटर, चौथी पीढ़ी में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसे हम शॉर्ट में GUI कहते हैं, और यूनिक्स आया। दोस्तों GUI क्या होता है? ऐसा इंटरफेस या ऐसा ग्राफिकल इंटरफेस जो किसी वेबसाइट, किसी एप्लीकेशन, किसी डिवाइस को चलाते समय हमारे सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो जो भी ऑप्शंस आपको दिखते हैं, वीडियोस, ऑप्शन, सेटिंग, जमाने भर की जितनी भी चीज़ें दिखती हैं, उसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। यूज़र मतलब हम, इंटरफेस मतलब जो उसको देखना है, ग्राफिकल रूप में वो रिप्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं GUI। उम्मीद है आपके लिए GUI का अर्थ समझ आ गया होगा। तो बस दोस्तों ध्यान रखना, पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा और बाइनरी संख्या का उपयोग, दूसरी पीढ़ी में असेंबलर कंपाइलर का उपयोग, तीसरी पीढ़ी में इंटरप्रेटर, चौथी पीढ़ी में दोस्तों आया था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और यूनिक्स। पांचवी पीढ़ी हम सभी जानते हैं, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक, फिर से देखें एक बार, पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा 0-1 में होती थी, फिर असेंबलर आया, कंपाइलर आया, तीसरे में इंटरप्रेटर आया, चौथे में GUI आया, यूनिक्स आया, पांचवें में हम सभी जानते हैं इंटरनेट और मल्टीमीडिया, जो चीज़ें अभी चल रही हैं। ठीक, इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु आता है दोस्तों मेमोरी। यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। पहली पीढ़ी में दोस्तों पेपर टेप पंच कार्ड का उपयोग करते थे मेमोरी के लिए। ऐसा याद करो, पहली पीढ़ी पेपर टेप पंच कार्ड, PPP, परचेसिंग पावर पैरिटी इकोनॉमी के लिए हो गया, पार्ट पर मिलियन साइंस के लिए हो गया, और PPP हमने कंप्यूटर के लिए बना लिया।
प्रथम पीढ़ी पेपर टेप पंच कार्ड, है ना, तो पीपीपी आप पहली पीढ़ी से रिलेट कर लें। दूसरी पीढ़ी में दोस्तों चुंबकीय टेप और हार्ड डिस्क आ गए। पहली पीढ़ी में पेपर टेप पंच कार्ड, दूसरी पीढ़ी में चुंबकीय टेप और हार्ड डिस्क आ गए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अब हर बार तो ऐसी चीज़ें बदलेंगी नहीं, फिर इसी की क्षमता को वृद्धि कर दी तीसरी पीढ़ी में, चुंबकीय स्टोरेज में वृद्धि हुई। फिर दोस्तों चमत्कार हुआ चौथी पीढ़ी में, अर्धचालक मेमोरी आ गई। और वर्तमान में हम जानते हैं ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती हैं? सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, एचवीडी, ये सारी चीज़ें होती हैं। वर्चुअल मेमोरी आप सभी जानते हो, यदि जानते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इन फ्यूचर मतलब आने वाले वीडियोस में हमें चर्चा करनी है, यदि आपको अभी आइडिया है तो आप बता सकते हैं। तो फिर क्या चर्चा की हमने? पहली पीढ़ी में पीपीपी हो गया, पहली पेपर टेप पंच कार्ड। दूसरी पीढ़ी में चुंबकीय स्टोरेज हो गया, चुंबकीय टेप डिस्क, ईटीसी, है ना। फिर तीसरी में क्या किया हमने? उसी में वृद्धि कर ली, चुंबकीय स्टोरेज में। फिर चौथे में चमत्कार हुआ। चमत्कार कैसे हुआ? अर्धचालक मेमोरी एकदम से आ गई। पांचवें में हम सभी जानते हैं, जो आप सब ने, हम सब ने यूज किया, डीवीडी, सीडी, मतलब ऑप्टिकल डिस्क और वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है दोस्तों? कॉमन सेंस लगा के भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर दोस्तों गणना की बात करनी है, तो कॉमन सेंस वाली बात क्या कहती है? स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता होगा गणना करने में, अब कंप्यूटर भी लगातार स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी स्मार्टनेस बढ़ती गई और गणना करने का टाइम कम होता गया। ठीक है, तो आपको सीधे याद रखना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फैक्टो, या फैम्टो भी हो सकता है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फैम्टो। पहली पीढ़ी में मिली सेकेंड में गणना होती थी, फिर माइक्रो सेकेंड में होने लगी, फिर तीसरी में नैनो सेकेंड में, चौथी में पिको सेकेंड में, पांचवीं में फैक्टो सेकेंड में गणना होने लगी। अब बात आती है भाषाओं की। तो दोस्तों पहली पीढ़ी के सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा के थे। ठीक, तो पहली पीढ़ी में भाषा भी मशीनी हुआ करती थी। दूसरी पीढ़ी में कोबोल फोर्ट्रॉन आ गई। तीसरी पीढ़ी में पास्कल बेसिक सी आ गई। आप एक पिलर क्रिएट किया करिए बीच में, जिससे आपको आसानी हो। आप एक बीच वाले को आधार माने, तीसरी पीढ़ी याद कर लें आप, तो पास्कल बेसिक सी तीसरी पीढ़ी में आई। सी को आप इस प्रकार से याद कर लें, ए बी सी, सी मतलब 1 2 3, तीसरी पीढ़ी। क्लियर है? तो पास्कल बेसिक सी ये होगी तीसरी पीढ़ी की भाषा। इसके पहले कोबोल फोर्ट्रॉन, पहली तो सबको पता है मशीनी भाषा थी। दूसरी कोबोल, स्टार्टिंग हो रही है का से, का खा गा घा, तो शुरुआत हुई भाषा की नाम से, मतलब दूसरी पीढ़ी में। तो कोबोल फोर्ट्रॉन दूसरी पीढ़ी की भाषा हो गई। तीसरी पीढ़ी की भाषा हमने अभी याद करी, पास्कल बेसिक सी। चौथी पीढ़ी की भाषा ओरेकल हो गई। पांचवी पीढ़ी की जावा एचटीएमएल, हम सभी जानते हैं जावा लैंग्वेज भी लोग सीखते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक, पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा, दूसरी पीढ़ी में कोबोल फोर्ट्रॉन, तीसरी पीढ़ी में पास्कल बेसिक सी, चौथी पीढ़ी में ओरेकल। चमत्कार, है ना, यहां भी चमत्कार हुआ था, अर्धचालक मेमोरी, ओरेकल का मतलब ही चमत्कार। ठीक, फिर पांचवी पीढ़ी में जावा और एचटीएमएल भाषा हो गई। अब बारी आती है कि कंप्यूटर के उदाहरण की बात कर ली जाए, तो इनायक दोस्तों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है IBM 1401 दूसरी पीढ़ी, IBM 360 तीसरी पीढ़ी। अब कन्फ्यूजन नहीं होना, आप सोचेंगे 1401 बड़ा नंबर है, 360 छोटा नंबर है, तो ऐसा ना हो कि अब बड़ा वाला बाद में आया होगा, जैसे आईफोन 14 15 अभी आने वाला है ना, 12 13 14 इस तरीके चल रहे हैं, तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि पहले वाला छोटा बाद वाला बड़ा। यहाँ ऐसा नहीं सोचना है आपको। पहले 1401 IBM 1401, फिर IBM 360, 3 से तीसरी पीढ़ी, सीधा याद करें, IBM 360 तीसरी पीढ़ी का था, IBM 1401 दूसरी पीढ़ी का था, फिर IBM PC, एप्पल PC चौथी पीढ़ी के थे। अब सुपर कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के, हम सभी जानते हैं। उम्मीद है ये टेबल आपको याद करने में आसानी हुई होगी। बस इसी उम्मीद के साथ हम अब कुछ और बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं, जो यहाँ पर हेडिंग के साथ है, इन्हें भी जाना है, तो ठीक है भाई, इनको भी हम जान लेते हैं। आज तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ ज्ञात हैं, हमने बहुत विस्तार से चर्चा कर ली, हम सभी जानते हैं। अब IC चिप का उपयोग आगे नहीं पढ़ना, आप खुद बोल देंगे तीसरी पीढ़ी। IC चिप काय की बनी होती है भाई? चिल्ला के पिछले वीडियोज़ में बोला था, सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर की गति हेतु रैम का विकास हुआ था दोस्तों, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, रैम का विकास किस पीढ़ी में? 3rd जनरेशन में हुआ था।
दोस्तों कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में इंटरनेट, ईमेल, WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ 5वीं पीढ़ी में। ये भी हम जानते हैं, बस रैम याद कर लेना दोस्तों, तीसरी पीढ़ी में रैम का विकास हुआ था। फिर दोस्तों इसके बाद कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का विकास हुआ। कॉमन सेंस वाली बात है, अभी अभी हाल ही में आ रहे हैं तो 5वीं पीढ़ी में ही आए होंगे, क्योंकि 5वीं पीढ़ी ही वर्तमान में चल रही है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अगले वीडियो में हमें चर्चा करनी है कंप्यूटर के भाग के बारे में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारा सपोर्ट कर दें यदि आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय आप सभी जानते हो, है ना, वीडियो को बनाने में लगता है। तो वीडियो को सपोर्ट करो, हमें भी मोटिवेशन मिले आगे भी काम करने के लिए। इसी प्रकार से लगातार मेहनत करो बस, और तब तक मत रुको जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता। पहला टारगेट प्रीलिम्स एग्जाम है फिलहाल, तो लगे रहें, लगातार मेहनत करें जब तक कि मेंस का कॉल नहीं आता। जय हिंद, वंदे मातरम।